वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस लेक्चर में हम पहले चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी का मतलब होता है जब कैरेक्टर पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उसे कहते हैं हेरिडिटी। कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन द न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये डीएनए किसको कैरी करता है? जीन को कैरी करता है। क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और इस डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होता है, जो किसे पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। डीएनए के पास क्या होता है? जीन होता है। और ये जीन क्या कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। मींस ये पेरेंट्स से और उनकी ऑफस्प्रिंग में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। देन नेक्स्ट इज जीन आर एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसी वजह से जीन को क्या बोलते हैं? किसकी यूनिट बोलते हैं? हेरिडिटी की यूनिट बोलते हैं। विच ट्रांसफर ट्रेट फ्रॉम अ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, या हम बोल सकते हैं ट्रेट को ट्रांसफर करता है। किससे? पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में। किस समय? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के समय ही क्या होता है? पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीन। Then next is gene for controlling the same characteristic of an organism can be a two type। दो प्रकार की जीन होती हैं। एक होता है डोमिनेंट जीन, दूसरा होता है रेसेसिव जीन। एक होता है डोमिनेंट जीन, दूसरा होता है रेसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन क्या होता है? द जीन विच डिसाइड द appearances of an organism even in the presence of an alternative gene। अल्टरनेट जीन मीन्स अगर दो जीन प्रेजेंट है उसमें से एक जीन क्या करेगा? हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। जो हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं डोमिनेंट जीन। जैसे एग्जांपल में कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। और एक बात, डोमिनेंट जीन को हमेशा जो है कैपिटल लेटर में ही डिनोट करते हैं। किस लेटर में? कैपिटल। और रेसिव को स्मॉल लेटर से। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रेसिव को स्मॉल लेटर से। तो जैसे कैपिटल टी लिखा और स्मॉल टी लिखा, तो इसमें कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि यही अपने कैरेक्टर को हमेशा एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे दो अल्टरनेट जीन प्रेजेंट है, बट इसमें से एक ही जीन क्या करेगा? हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? डोमिनेंट जीन। देन नेक्स्ट इज रेसिव जीन। क्या होता है? जिसको हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। द जीन विच डिसाइड द appearances ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन। ऐसे अगर दो आइडेंटिकल जीन है, दोनों स्मॉल टी है, तो ये क्या है? ये दोनों ही रेसिव है। तो इसमें क्या होगा? कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा? इसमें डॉट का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। बट अगर जैसे लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें कैपिटल टी का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो आइडेंटिकल जीन की प्रेजेंस में ही रेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। बट अगर दो अल्टरनेट जीन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा? डोमिनेंट जीन अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो दो प्रकार की जीन होती है, डोमिनेंट होता है, एक रेसिव होता है। जो अपने कैरेक्टर को हमेशा एक्सप्रेस करता है उसे कहते हैं डोमिनेंट जीन। जो आइडेंटिकल जीन की प्रेजेंस में ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है उसे क्या बोलते हैं? रेसिव जीन। The next topic is Mendel law. Gregor Mendel was the first scientist to make a systematic study of pattern of inheritance which involved the transfer of characteristic from parents to offspring। प्रोजेनी या बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग। ग्रीगर मेंडल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी की थी। किसके बारे में? इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट होना, मींस कैरेक्टर का पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, इनहेरिट हो रहा है, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ग्रीगर मेंडल ही एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रॉपर वे में बताया था कि किस तरीके से कैरेक्टर पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। और इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। क्यों किया था? इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था? पहली बात तो ग्रीगर मेंडल नेचर से बहुत ही प्यार करते थे और वो जो है अपने घर में गार्डनिंग किए थे। तो उनके गार्डन में सबसे ज्यादा पी का प्लांट था। तो उन्होंने बहुत दिन नोटिस किया कि पी प्लांट में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, मीन्स अलग अलग स्टेम की साइज होती है, सीड का कलर अलग अलग होता है, शेप भी उसका अलग अलग होता है। इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया और उसी के ऊपर उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। जैसे अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से पी की वैरायटीज होती हैं, जैसे अगर उसकी हाइट की बात करें तो कुछ पी कैसे होते हैं? टॉल, कुछ कैसी होती है? डॉर्क।
डॉर्फ, कुछ बड़ी कुछ छोटी। अगर उसके सीड के शेप की बात करें तो कुछ रिंकल्ड होती हैं, कुछ कैसी होती है, राउंड होती हैं। और अगर उसके सीड के कलर की बात करें तो कुछ येलो होती हैं और कुछ कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। तो पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर को चूज किया था। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों लिया था, तो इसके पीछे ये रीजन है, पी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही आसान होगा और बहुत ही ईजिली उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो सकता है। और हम कैरेक्टर को भी लिख सकते हैं आंसर में, जैसे सीड का हाइट लिख दे, स्टेम हाइट लिख दिया, टॉल और डॉर्फ, सीड का शेप लिख दिया, रिंकल्ड और राउंड, और उसका कलर लिख दिया ग्रीन और येलो। ये सब एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। और मेंडल ने जो टर्म बताया था, मींस ये बताया था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो कौन सा था, फैक्टर। उन्होंने उस समय उसका नाम, उनको कुछ नाम आ नहीं रहा था तो उस समय उन्होंने नाम रख दिया था फैक्टर। बट अभी इस समय मॉडर्न टर्म में उसे क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। बट इतना तो बता ही दिया था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई ना कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, कोई ना कोई चीज जाती है, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर जो है पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। और वो कैरेक्टर कौन लेके जाता है, जीन लेके जाता है। पहले उन्होंने उसका नाम फैक्टर रख दिया, बाद में जो है उन्होंने उसका अब इस समय मॉडर्न टर्म में उसको जीन बोला जाता है। मेंडल का लॉ फेल भी हो गया था, बहुत साइंटिस्ट इनके लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इनका फेलियर के चांसेस इसलिए थे, उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि मेंडल का लॉ फेल क्यों हुआ था। फेल इसलिए हुआ था, 3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। दूसरा रीजन ये था कि मेंडल अपने बायोलॉजी में वो मैथ को जोड़ रहे थे और लोगों ने ये बोला कि बायो और मैथ में बहुत ही डिफरेंस होता है। जैसे उन्होंने रेशियो लिया था, 1:3:2:, ये सब रेशियो टर्म ला रहे थे, नंबर्स ला रहे थे। तो सबने बोला ये रेशियो और ये सब चीज मैथ में आती है, तो वो बायो और मैथ को आपस में रिलेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इसका भी रीजन था फेलियर का। फिर तीसरा रीजन ये था कि वो फैक्टर बता रहे थे। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टर्म, उन्हें तो कुछ नाम याद आ नहीं रहा था, तो उनके मन में जो आया उन्होंने नाम रख दिया। पर इतना तो बता ही दिया था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई ना कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, और उसे उस समय उन्होंने क्या बता दिया, फैक्टर। और इस समय मॉडर्न डे में उसे क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। तो ये 3 फेलियर थे मेंडल के लॉ के, 3 फेलियर थे। बट बाद में साइंटिस्ट ने उनके लॉ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, समझा था, तब जाके आज हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं वो किसके बेस पे, मेंडल के लॉ पे। तो इसीलिए मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक भी बोला जाता है, क्योंकि जितना कुछ भी जेनेटिक के बारे में था उसके बारे में किसने बताया था, ग्रीगर मेंडल ने बताया था। किसने बताया था, ग्रीगर मेंडल ने बताया था। तो यही एक पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी की थी, किसके बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में। इसी वजह से ग्रीगर मेंडल को जो है फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ द जेनेटिक। अब हम बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसके बारे में ही मेंडल ने भी बताया था। द नेक्स्ट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नाम से पता चला है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिड का मतलब होता है जैसे सिंगल कैरेक्टर का जब ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज टॉलनेस एंड डॉर्फनेस ऑफ द पी प्लांट। मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग की थी प्लांट के, तो उन्होंने सबसे पहले टॉल प्लांट की क्रॉसिंग किससे कराई थी, डॉर्फ प्लांट से कराई थी। तो उन्होंने इसमें एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, बस किसका लिया था, स्टेम हाइट लिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिया है, स्टेम हाइट लिया है। तो उन्होंने नाम रख दिया इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, और वो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा, स्टेम हाइट, दैट इज एक प्लांट कैसा होगा, टॉल, एक होगा डॉर्फ। दोनों की जब हम क्रॉसिंग कराएंगे, अभी हम आगे देखेंगे दोनों की क्रॉसिंग कराने के बाद एक्चुअली रेशियो क्या आता है। देन नेक्स्ट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब क्या होता है, 2। द इनहेरिटेंस ऑफ, इनहेरिट होना, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का,
और वो 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होंगे, एक होगा राउंड येलो सीड, दूसरा होगा रिंकल्ड ग्रीन सीड। एक क्या होगा राउंड येलो सीड, दूसरा क्या होगा रिंकल्ड ग्रीन सीड। यहाँ पे सीड का कलर लिया गया और सीड का क्या लिया गया है, शेप लिया गया है। तो राउंड येलो सीड है और रिंकल्ड ग्रीन सीड है। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया गया था और यहाँ पे 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जहाँ पे 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की लेगी क्रॉसिंग कराई जाएगी तो उसे कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। जहाँ पे जो है क्रॉसिंग कराई जाएगी 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसे बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें और 2 टर्म रह गए, एक होता है फिनोटिपिक रेशियो, वन इज फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि जब हम डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो उस समय हम फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं और क्या निकालते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। एक होता है फिनोटिपिक, एक होता है जीनोटिपिक। एक क्या होता है फिनोटिपिक, एक जीनोटिपिक। फिनो का मतलब होता है फिजिकल, फिनो का मतलब क्या होता है फिजिकल, जीनो का मतलब होता है जेनेटिक। अब ये फिजिकल और जीनो क्या होता है, फिनोटिपिक का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर, मीन्स ऐसा कैरेक्टर क्रॉसिंग कराने के बाद, जब हम जैसे टॉल प्लांट और डॉग प्लांट की क्रॉसिंग करा दी, क्रॉसिंग कराने के बाद जो कैरेक्टर हमें कुछ पेड़ कैसे दिखेंगे, कुछ बड़े दिखेंगे कुछ छोटे, बट वो कुछ कैसे होंगे, हाइब्रिड टॉल होंगे, कुछ प्योर टॉल होंगे। पर जो प्योर टॉल होगा वो तो हमें दिख रहा है कि हाइब्रिड टॉल वो कैसे है, कितना छोटा, वो हमें नहीं दिख रहा, बस हमें इतना दिख रहा हाँ सारे पेड़ कैसे हैं, बड़े हैं, बस इतना दिख रहा। तो हमारी नेकेड आई से जो हमें कैरेक्टर दिखाई देता है उसे कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। जैसे कुछ डिजीज होती हैं जो इंटरनल ऑर्गन में, कुछ बॉडी को इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देती, वो कैरेक्टर हमें नहीं दिखाई देता, बट जो फिजिकल होता है, जो बाहर से मोनो मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो डिफरेंस होता है वो हमें दिखाई देता है, वो क्या हो गया फिनोटिपिक रेशियो। जो हमें कैरेक्टर दिखाई दे रहा उसे हम बोलेंगे फिनोटिपिक, जो हमें नहीं दिखाई देता है, हमारी नेकेड आई से हमें नहीं दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। अभी जब हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड की क्रॉसिंग दोनों करा के फिर फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा एक्चुअली व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो एंड व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो। अभी हम ऐसे ही समझ लेते हैं फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस है, जो हमारी नेकेड आई से कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है। जीनोटिपिक जो हमारी आंखों से हमें नहीं दिखाई देता उसे क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। इन सब के बारे में किसने बताया था, ग्रीगर मेंडल ने बताया था। तो ग्रीगर मेंडल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक बोला जाता है, क्योंकि जेनेटिक का जितना भी कुछ था सबके बारे में किसने बताया था, मेंडल ने ही बताया था। आगे के लेक्चर में मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों, इसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों निकालेंगे और अच्छे से समझेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।